Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स हम लोग CMA फाइनल का लॉ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। एंड स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स समझ लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने टॉपिक वाइज साथ में पढ़ लिए थे। स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट चैप्टर की सीएमए फाइनल लॉ के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो टॉपिक है कि अगर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उस एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक ये टॉपिक पढ़ना है। और बच्चों, हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है कि प्रोड्यूसर कंपनीज क्या होती हैं और उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। आज का चैप्टर एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये दोनों टॉपिक्स हम लोग बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या कोई एलएलपी किसी कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। मतलब सपोज कीजिए आपकी कोई एक एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, और आप अभी तक उसे एज एलएलपी चला रहे थे, एलएलपी के अंदर आप काम कर रहे थे बढ़िया खासा। अब आपको ऐसा लगता है, ऐसी जरूरत महसूस होती है, आपकी ऐसी इच्छा है, मर्जी है कि यार मैं अपनी एलएलपी को अब कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दूं। अब ये एलएलपी ना रह जाए, अब ये कंपनी बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हम एलएलपी को कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन अगर कोई कंपनी है तो हम उस कंपनी को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स। यहां तक की बात समझ में? अब देखिए, अगर ऑलरेडी आपकी कोई एलएलपी चल रही है, ऑलरेडी आपकी एलएलपी चल रही है, और अगर आप उसे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रोसेस क्या है, कंडीशंस क्या है, लॉ क्या बोलता है, हमें कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। और बच्चों, ये बात समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। जैसे ही आप इस कहानी को आराम से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकती है। बहुत ही आराम से और प्यार से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए देखिए बच्चों, यहां पर जो आपको ये लेडी दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है हसीना मलिक। ठीक है जी। और यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं हूं मोहित बंसल, आपके लिए मोहित बंसल सर। क्लियर है बच्चों? अब हम अपना एग्जाम्पल, अपनी कहानी सुनते हैं, प्यार से सुन। एक बार की बात है बच्चों, हसीना मलिक जी मेरे पास में आई और आकर बोली कि मोहित सर, मेरी ना एक एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। हालांकि आप बोलोगे जब ये पुलिस वाली है और गवर्नमेंट ऑफिसर है तो इसकी एलएलपी कैसे, आप उसको छोड़ जाइए, बड़ी कहानी सुनिए मस्ती से। एक ये हसीना मलिक नाम की है, लड़की है, और इन्होंने बोला कि मोहित सर, मेरी एक एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, और मैं उस एलएलपी को अब कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं कि अब वो एलएलपी ना रहे बल्कि वो कंपनी बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मेरी एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने बोला हसीना मलिक जी, आप बिल्कुल
बिल्कुल आप अपनी एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कंपनी लॉ, हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है, कंसेंट देता है, परमिशन देता है, अलाउ करता है, एक एलएलपी कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो फिर हसीना मलिक जी ने पूछा कि मोहित सर फिर मुझे ये बताइए, अगर मैं अपनी एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूं, अगर मैं एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूं, तो फिर स्टेप 1 क्या होगा, कैसे शुरुआत होगी, कैसे मैं एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करूं, मुझे पहला क्या स्टेप लेना है। मैंने बोला सबसे पहले हसीना मलिक जी, आप जिस नाम से कंपनी रखना चाहते हैं, आपकी एलएलपी है, आप उसे कंपनी बनाएंगे, तो जब कंपनी बन जाएगी, मतलब एलएलपी जब कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उस वक्त आप उस कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हो, जो भी नाम आपने सोचा है कि मेरी एलएलपी जब कंपनी बन जाएगी तो मैं अपनी कंपनी का ये नाम रखूंगी, आपने जो भी नाम सोचा है, एक बार उस नाम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो। एक बार ये चेक कर लो कि आप जो नाम सोच रही हो, एलएलपी से जब आपकी कंपनी बन जाएगी, एलएलपी कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उस कंपनी का जो भी नाम आपने सोचा है, एक बार मार्केट में उस नाम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो, क्या वो नाम अवेलेबल है, क्या आप अपनी कंपनी का वो नाम रख सकती हो जो आप सोच रही हो। क्योंकि इसी चैप्टर में पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि आपको कंपनी के नेम की अवेलेबिलिटी चेक करना जरूरी है, 3 रीजंस की वजह से। एक तो नाम वो नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उससे रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो वल्गर है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, अनडिजायरेबल है, रोड पे खड़े होके बोल नहीं सकते, गाली गलौच होती है उसके अंदर। और तीसरा, अगर कंपनी के नाम में आप कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हो, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मिनिस्ट्री, कॉमर्स, चैम्बर, इंटरनेशनल, नेशनल, ऐसे शब्द अगर यूज कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो जब हसीना मलिक जी मेरे पास में आकर बोली क्या मोहित सर मैं अपनी एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं हसीना मलिक जी। पहला स्टेप सुन लीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपको कंपनी के नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाह रही हो, आप एलएलपी को कन्वर्ट करके जब कंपनी बनाओगी, उस कंपनी का जो नाम आपने सोचा है, मार्केट में उस नाम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो। क्लियर ये चीज आता है। तो हसीना मलिक जी बोली कि मुझे सर एक बात बताओ, आपने बोला कि जब मैं कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं जो भी नाम रखना चाहती हूँ उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी चेक कर लूं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी जो एलएलपी का नाम है, प्रेजेंट में अभी जो मेरी एलएलपी का नाम है, अभी जो मेरी एलएलपी का नाम है, क्या मैं वही नाम अपनी कंपनी का रख सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। आप एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो, आप कोई नया नाम रखना चाहते हो कंपनी का तो भी रख सकते हो, अवेलेबिलिटी चेक कर लो, अवेलेबल है तो रख सकते हो। अगर आप अपनी एलएलपी का ही नाम कंपनी में रखना चाहते हो, मतलब जो नाम एलएलपी का है सेम नाम आप कंपनी का रखना चाहते हो, कन्वर्ट होने के बाद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अलाउड है। बस एक बात का याद रखना, क्योंकि अब आपकी कंपनी बन जाएगी, एलएलपी से कंपनी हो जाएगी, नाम आप सेम रख सकते हो एलएलपी वाला, लेकिन आपको नेम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। अगर आप एलएलपी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो नेम के एंड में लिमिटेड लगा देना, अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड लगा देना। तो अभी तक हसीना मलिक जी के बाद 3 बात समझ में आई। पहला, वो अपनी एलएलपी को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। दूसरा, एलएलपी को अगर कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है
पहला स्टेप होता है मार्केट में नेम की अवेलेबिलिटी को चेक करना। अच्छा, जो नाम एलएलपी का है सेम नाम कंपनी का रखा जा सकता है, लेकिन कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड किया जाएगा। अगर आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो अपनी एलएलपी को तो लास्ट में लिमिटेड आएगा, प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक की बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। तो फिर हसीना मलिक जी दोबारा से मेरे पास में आई और मेरे पास में आकर बोली मोहित सर, नेम, सपोज कीजिए मैंने नेम अवेलेबिलिटी चेक करी और मैं फलाना ढीकना एक नाम सोच रही थी कि इस नाम को मैं अपनी कंपनी के लिए रख लूंगी। वो नाम की अवेलेबिलिटी मैंने चेक करी और वो नेम अवेलेबल है। तो मुझे बताइए कि अगर वो नेम मेरे लिए अवेलेबल है तो कितने दिन के लिए वो नाम मेरे रिजर्व में रह जाएगा। क्योंकि भाई अगर अगर मैं देखिए, अगर मैं अपनी एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूं तो अभी तो आपने पहला स्टेप बताया जिसमें नेम की अवेलेबिलिटी चेक करी, आगे और भी तो स्टेप है। कन्वर्जन थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। आज अगर मैंने नेम की अवेलेबिलिटी चेक करी, मुझे पता चला ये नाम अवेलेबल है, तो कुछ दिन तो देने, गवर्नमेंट मुझे कुछ दिन तो देगी ना कि ये नाम अवेलेबल है, हम इस नाम को आपके पास में इतने दिन के लिए रिजर्व रखते हैं, इतने दिन के अंदर अंदर आप बाकी जो स्टेप्स हैं उनको पूरा कर लो और एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर लो, ये नाम आपका हो जाएगा। तो कुछ तो टाइम देगी ना गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं है कि नेम अवेलेबल है मैं हाथ की हाथ सब काम कर दूंगी और हाथ की हाथ एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, टाइम तो लगता है, लीगल काम हो रहा है। तो अगर नेम की अवेलेबिलिटी चेक करी कि एलएलपी से जब कंपनी में कन्वर्ट होगी ये नाम होगा, अगर वो अवेलेबल है तो कितने दिन के लिए मेरे पास में रिजर्व रहेगा? 60 दिन के। अगर नेम अवेलेबल है तो 60 दिन के लिए रिजर्व में रहेगा रहेगा आपके लिए हसीना मलिक जी। उन 60 दिनों के अंदर, उन 60 डेज के अंदर आप जो बाकी के स्टेप्स हैं एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करने के, जो बाकी के स्टेप्स हैं उनको फुलफिल कर लो और ये नाम आपके लिए फिक्स हो जाएगा। 60 दिन के लिए गवर्नमेंट ये रिजर्व में रख देता है। गवर्नमेंट बोलता है 60 डेज के लिए हम इस नाम को आपके पास में दे रहे हैं, हम ये नाम उन 60 दिनों के अंदर किसी और को अवेलेबल नहीं करवाएंगे। अगर उन 60 डेज के अंदर आपने कन्वर्जन का बाकी का पूरा प्रोसेस फुलफिल कर दिया, ये नाम आपके लिए पक्का हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी तक हसीना मलिक जी को ये समझ में आ गया कि एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जो एलएलपी का नाम है एज इट इज वो नाम आप कंपनी का भी रख सकते हो, लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो। एंड देन उसके बाद में हमने ये भी पढ़ लिया कि नेम जब एक बार अवेलेबल हो गया तो फिर अगले 60 दिनों के लिए आपके पास में अवेलेबल रहेगा। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं आगे। हसीना मलिक जी बोली मोहित सर मुझे फर्स्ट स्टेप पूरा समझ में आ गया, अब ये बताइए सेकंड स्टेप क्या है। मैंने कहा हसीना मलिक जी अभी तक आपकी एलएलपी चल रही थी और एलएलपी के अंदर जो लोग थे आप उनको पार्टनर बोल रहे थे क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पर आप अब एलएलपी से कंपनी में जा रहे हो और अब आप उन लोगों को डायरेक्टर्स बोलोगे एंड मेंबर्स बोलोगे। और हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन रहा है तो जरूरी है उसके पास में DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, प्लस उनके पास में DSC होना जरूरी है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। भाई डिजिटली तो सिग्नेचर करेंगे ना वो लोग, ऐसा थोड़ी होता है डॉक्यूमेंट निकला फिर सिग्नेचर कर रहे हैं, वो तो डिजिटली सिग्नेचर उनके अटैच हो जाते हैं। जैसे आप मेल करते हो ना किसी को तो सिग्नेचर अटैच हो जाते हैं, उसी तरह से उनके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो बनवा के आते हैं मार्केट से, बन जाते हैं। और उसके बाद में आप, वो अटैच का ऑप्शन होता है, जब फॉर्म फाइल कर रहे हो अटैच पे क्लिक करोगे तो वो डिजिटल वहां पे अटैच हो जाए और फिर साइन होने के बाद में डायरेक्ट प्रिंट निकलता है। तो स्टेप 2 ये है कि जब आपकी एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो भी पर्सन आपकी कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर रहेगा उनके पास में एक तो DIN होना चाहिए डायरेक्टर्स के पास में, और डायरेक्टर मेंबर दोनों के पास में DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अभी तक हसीना मलिक जी को दो बातें समझ में आएगी।
एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। स्टेप 1, नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सेम नाम रख सकते हो जो एलएलपी का है वही कंपनी का रख सकते हो, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एंड में ऐड करना पड़ेगा। एक बार नेम अवेलेबल हो गया तो 60 दिन के लिए रिजर्व में आ जाएगा। सेकंड स्टेप है कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में अब डायरेक्टर या मेंबर बनेगा उसके पास में DIN होना जरूरी है और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अब हम थर्ड स्टेप। हसीना मलिक जी बोली कि मोहित सर अब तीसरा स्टेप क्या है, दो तो समझ में आ गए। मैंने बोला अब कुछ नहीं है, नाम आपने अवेलेबल कर लिया, आपने अपने डायरेक्टर्स और मेंबर्स के लिए DIN और DSC ले लिया। अब आप एक काम करिए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल कर देते हैं। जब हम वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल कर देंगे तो ROC उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी और अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा ROC तो आपका कन्वर्जन अप्रूव कर देगा और आप कंपनी बन जाओगे। तो हसीना मलिक जी बोली बहुत अच्छा, पहले स्टेप में नाम अवेलेबल करवाया, दूसरे में DIN DSC, तीसरे में आप बोल रहे हो ROC को डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो, ROC डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो गया तो मुझे LLP की तरह कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मुझे मेरी बात समझ में आ गई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? मैंने उनको बोला याद रखिएगा हसीना मलिक जी, जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे वो फॉर्म नंबर URC 1 में जाएंगे। किस में जाएंगे? फॉर्म नंबर URC 1 के अंदर जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म नंबर URC 1 में, मतलब URC 1 एक मेन फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर चले जाइए ROC के पास में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार हमें वो देखने हैं बच्चे, तो बड़े ध्यान से देखिए। जितने भी अभी, क्योंकि अभी तो LLP है ना, कंपनी में तो कन्वर्ट हो रही है, अभी तो LLP है, प्रेजेंट तो LLP है। तो जो भी अभी LLP के अंदर पार्टनर है उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, पार्टनर के अलावा और वो क्या करते हैं, लिमिट LLP के अंदर कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट बताना है, कितने शेयर होल्ड करते हैं, और कितने दिन पहले का बताना है, कितने दिन पहले तक का बताना है, कम से कम 6 दिन पहले तक का बताना है, बहुत पुराना नहीं बताना है। ऐसा नहीं है कि बात चल रही है 2022 की, अपनी LLP को कंपनी में 2022 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो और अपने पार्टनर्स की शेयर होल्डिंग 2020 की बता रहे हो। जब आप रजिस्टर करवाना चाहते हो उसके 6 दिन पहले चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि 1 अगस्त को आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, तो यहां से 6 दिन पहले चले जाओ। इस दिन तक कौन कौन पार्टनर था LLP का, किसकी कितनी शेयर होल्डिंग थी, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो URC 1 जो फॉर्म है उसके अंदर अटैच होकर जा रही है सभी चीजें। सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स गए, जो LLP के पार्टनर्स हैं उनका नाम गया, उनका एड्रेस गया, उनका ऑक्यूपेशन गया, उनके शेयर होल्डिंग गई, और 6 पहले के जो 6 दिन है वहां तक की उन सबकी इंडिविजुअली शेयर होल्डिंग भेजी गई है। उसके अलावा और क्या करना है, क्योंकि अब LLP कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तब कौन कौन बंदा आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, कौन कौन मेंबर बनेगा, उनके DIN के बारे में बता दो, उनका अगर पासपोर्ट है तो उसके बारे में भी बता दो, रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उनका कोई इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई अगर सेक्शन 184 के अंदर इंटरेस्ट है, ये डायरेक्टर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एक तो पार्टनर्स की डिटेल जानी है, और LLP जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस कंपनी का कौन डायरेक्टर होगा, कौन मेंबर होगा, उनके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उनके DIN, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर पासपोर्ट नंबर है तो वो, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। वो ऑलरेडी कितनी कंपनी में डायरेक्टर है ये बताना पड़ेगा। क्लियर है? उसके अलावा क्योंकि अभी तक आपकी LLP है तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है जिसके अंदर उस LLP की सभी कंडीशंस लिखी होती है। उस पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी फाइल कर दो। उसके अलावा जो भी पर्सन अब कंपनी का मेंबर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, जो LLP का अभी पार्टनर है, उनसे NOC लेनी पड़ेगी, LLP के क्रेडिटर से NOC लेनी पड़ेगी,
क्रेडिटर्स लिख के देंगे कि अगर ये एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम परमिशन देते। अदरवाइज क्रेडिटर वो इंसान होता है जो एलएलपी को बोलेगा कहां भैया पैसे वापस करो फिर कन्वर्ट होना कंपनी में। लेकिन क्रेडिटर्स अगर एनओसी दे रहे हैं कि नहीं नहीं एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट हो जाने दीजिए, हमें भरोसा है ये पैसे नहीं खाएगी, ये जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद में हमारा पैसा चुका देगी, तो क्रेडिटर से एनओसी लेना जरूरी है। तो पार्टनर्स की डिटेल, जो पर्सन मेंबर डायरेक्टर बनेगा उसकी डिटेल, उसके अलावा पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी, उसके अलावा आपके रिटन कंसेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर है? और उसके अलावा जो मेंबर्स हैं, उनकी रिटर्न कंसेंट की जब भी मीटिंग होगी कंपनी की जनरल मीटिंग, उसमें हम आएंगे कि हमारा प्रॉक्सी आएगा। तो बच्चों मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार दोबारा से बड़े ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। हसीना मलिक जी मेरे पास में आकर बोली मोहित सर मुझे मेरी एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट करनी है, कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा कर लीजिए, लॉ अलाउ करता है। बोला सर स्टेप क्या होगा? मैंने कहा पहला स्टेप ये है, आप जिस नाम से अब कंपनी रखोगे वो नाम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो। हसीना मलिक जी बोली मैं एलएलपी वाला नाम रख लूं? मैंने कहा रख सकती हो, लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ेगा आपको, और एक बार नाम अवेलेबल हो गया तो 60 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा। बोली फिर सेकंड स्टेप है कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में मेंबर डायरेक्टर बनेगा उसके पास में डीआईएन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी होना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में फाइल करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स यूआरसी 1 फॉर्म के अंदर अटैच होकर जाएंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पूरी डिटेल होगी, और 6 दिन पहले तक की उनकी शेयर होल्डिंग होगी सभी पार्टनर्स की। उसके अलावा जो जो मेंबर डायरेक्टर बन रहा है उनकी डिटेल्स होगी। उसके अलावा पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होगी। उसके अलावा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनसे एनओसी होगी। और उसके अलावा जो मेंबर बनेंगे अब कंपनी के, वो अपनी कंसेंट लिखकर देंगे कि कंपनी की जनरल मीटिंग में हम खुद आएंगे कि अपना प्रॉक्सी भेजें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में फाइल करने हैं, आरओसी चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसको अपने एमओए बनाने पड़ेंगे, उसको अपने एओए बनाने पड़ेंगे। अगर प्राइवेट में कन्वर्ट हुई है तो रेस्ट्रिक्शन लिखना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर 200 की लिमिट में करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई एलएलपी जो एग्जिस्ट करती है, जो एलएलपी है, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो प्रोसेस क्या। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि अगर कोई कंपनी है और कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो अगर कोई कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, अब उल्टा पढ़ रही है। और बच्चों अभी तक मैंने आपको जो ये पढ़ाया कि कोई एलएलपी कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, और जो बातें मैंने आपको बताई, सेम बातें सब की सब एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखी हुई है। यहां पर जो एग्जाम्पल मैंने समझाया वो एक एक चीज यहां पर लिखी हुई है। अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो आपको ये पूरा प्रोविजन समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी से एलएलपी। सपोज कीजिए स्टूडेंट आपकी कोई एक कंपनी है, अब आप उसे एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है वो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। पहली बात समझ में आ गई? चलिए, स्टूडेंट बोलता है ये समझ गया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक अनलिस्टेड हो सकती। लेकिन सर एक डाउट है, सर मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर कि जो भी कंपनी खुद को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है वो ऐसे ही कर लेगी,
या पहले उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे क्या हमें हमारी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है, करने से क्या फायदा हो रहा है, ना करने से क्या नुकसान हो रहा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, सब लोग बैठेंगे, सब लोग बातचीत करेंगे, सब लोग डिस्कशन करेंगे, सब लोग देखेंगे कन्वर्ट होने से क्या फायदा है, ना कन्वर्ट होने से क्या लॉस है, और तब जाकर अगर डायरेक्टर्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देंगे कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का। यहां से शुरुआत होगी, यहां से स्टार्टिंग होगी। अभी मतलब अब जब बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिस्कशन करने के बाद में रिजोल्यूशन पास करके ये बोला कि हमारी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर लो, अभी तो परमिशन मिली है, कन्वर्ट होना तो अभी शुरू होगा। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई सर। ये पहली बात आपने बता दी। दूसरा दूसरा वही है नेम अवेलेबिलिटी, जिस नाम से एलएलपी रखना चाहते हो उसके नाम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो। तीसरा तीसरा पार्टनरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी, एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? आता है एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, एग्रीमेंट जो हमें बनाना पड़ेगा वो पहले बनाना पड़ेगा या बाद में बनाना पड़ेगा? देखिए सजेस्टिव ये रहता है कि आप कन्वर्ट करने से पहले ही पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट बना लो जिसके अंदर टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं, एलएलपी कैसे चलेगी, जिससे बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, बाद में पार्टनर ये ना बोले यार मेरा प्रॉफिट कम तेरा प्रॉफिट कम ये फलाना डी। पहले ही सब कुछ लिख लो, मर्जी से एग्रीमेंट कर लो। सजेशन ये है कि कन्वर्ट होने से पहले कर, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ ऐसा भी है कि एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो उसके अगले 30 दिन के अंदर भी आप एग्रीमेंट बना सकते हैं। पहले बनाना कंपलसरी नहीं है, सजेस्टिव है। तो बच्चों अगर कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ लो, नेम की अवेलेबिलिटी को चेक कर लो, पार्टनरशिप डीड बना लो, पहले बना लो कन्वर्ट करने से, सजेशन है। वरना कन्वर्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर बना लेना ई फॉर्म 3 के, आरओसी को फाइल भी करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है कि आरओसी के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, वो सेम डॉक्यूमेंट्स है जो अभी मैंने यहां पर आपको पढ़ा, सेम डॉक्यूमेंट्स है, सेम 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 डॉक्यूमेंट्स एज इट इज है सब कुछ, बस कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं क्योंकि अभी तक आपकी कंपनी है। तो शेयर होल्डर्स की डिटेल की भैया अब आपकी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो सभी शेयर होल्डर्स तो एलएलपी में आने से रहे। आज अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उसके शेयर खरीदे, क्यों खरीदे? ये सोचकर कि वो कंपनी है, ये सोचकर कि वो कंपनी है, अगर मैं इसके शेयर खरीद लेता हूं तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, मुझे प्रॉफिट होगा। अब वो कंपनी खुद को एलएलपी में कन्वर्ट कर रही है। मैंने कहा यार मैं कंपनी का शेयर होल्डर रहना चाहता था, मुझे कंपनी पे भरोसा था कि वो प्रॉफिट करेगी और मेरे शेयर की प्राइस बढ़े। एलएलपी पे मेरे को कोई वो नहीं है भरोसा। तो कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो मैं रोक तो नहीं सकता कंपनी को कि भैया रुक जाओ मत कन्वर्ट हो, वो तो होगी। हाँ मैं चला जाता हूं या मैं कंसेंट दे देता हूं कि हो जाओ कन्वर्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा कंपनी के असेट्स लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके अलावा कौन कौन अब कंपनी एलएलपी का पार्टनर बनेगा, उनके डिजिटल सिग्नेचर, ये सब चीजें आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वो सेम चीज यहां पर आपको बताई। एग्जैक्टली अगर आपको पुराना वाला प्रोसेस समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया था कि एलएलपी से कंपनी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, आपको कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कुछ अलग नहीं लगेगा, सब कुछ वही। स्टूडेंट बोलता है सर आपने बोला था आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक आपने हमको पढ़ाया कि अगर एलएलपी कंपनी के अंदर कन्वर्ट होती है या कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होती है तो क्या प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस आपने समझाए, एग्जाम्पल के साथ में समझाए, हमें समझ में आ गए, ठीक है।
एक और टॉपिक अभी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्कैनर भी सॉल्व करवाऊंगा, उस प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर, स्कैनर के आंसर्स भी हम देखेंगे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो टॉपिक आपने पढ़ाया एलएलपी का कंपनी में कन्वर्ट होना या कंपनी का एलएलपी में कन्वर्ट होना, एलएलपी का कंपनी में कन्वर्ट होना या कंपनी का एलएलपी में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस आपने हमको बताया, क्या इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आए? आए हैं, क्यों नहीं आए? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर वो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखे क्यों नहीं है जो आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? क्यों लिखूं जब क्वेश्चन ही सीधा आया है कि भैया एक एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, प्रोसेस बताओ। पढ़ा तो दिया। जो क्वेश्चन आया है ना इन टॉपिक से रिलेटेड वो डायरेक्ट आया है, इनडायरेक्ट नहीं आया। केस स्टडी नहीं आई कि एक एलएलपी है उसमें इतने पार्टनर है, फलाना है, ढीकना है, ऐसा कुछ नहीं आया। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया है दो बार। एक आया है एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट होना बता दो, एक आया है कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होना बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिया। प्रोसेस समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से करके आ जाओ। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कि आपकी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, चलिए आगे। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर। एक चीज मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बता दूं बच्चों कि ये जो प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना, ये 2016 सिलेबस जो है, ओल्ड सिलेबस, उसके अंदर तो है, पहले भी था, आज भी है ये प्रोड्यूसर कंपनी वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन जो नया सिलेबस है 2022 वाला सिलेबस, उसके अंदर अब प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है प्रोड्यूसर कंपनी, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओल्ड सिलेबस वाले भी पढ़ रहे हैं, उनके तो है ही, है ना। न्यू सिलेबस वाले वो भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? चाहे से ये न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी आने के चांसेस है, क्योंकि ओल्ड में तो था और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले इसके काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ओल्ड वालों के लिए तो है ही, तो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये प्रोड्यूसर कंपनी का मीनिंग क्या होता है? मैं आपसे ये बोलता हूं, दुनियादारी छोड़ो, नाम सोचो, नाम, नाम सुनो, बहुत ध्यान से नाम सुनो। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, वो कंपनीज जिनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, चाहे से वो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है और चाहे से किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं वो सर्विसेज आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये भी प्रोड्यूसर कंपनी का पार्ट मान लिया जाए। तो प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस, जिसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस क्या होता है? कुछ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना, चाहे से वो किसी प्रोडक्ट को, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे से वो किसी सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। पहली बात, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है प्रोड्यूसर कंपनी की, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको मजा आएगा, सब एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला नाम से पता चल रहा है भैया, प्रोड्यूसर कंपनी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, ज्यादातर, ज्यादातर, जरूरी नहीं है, ज्यादातर, ज्यादातर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रीकल्चरल कंपनीज होती है। एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो कंपनीज होती है वो प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है ना, गेहूं, ये सब चीजें, प्रोड्यूसर्स और ज्वार, ये सब चीजें प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर है ये चीज यहां तक? दूसरी बात, एक चीज बता दूं बच्चों, प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट जब पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, उस वक्त प्रोड्यूसर कंपनीज का कॉन्सेप्ट
कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 581 ए और 581 बी के अंदर लिखा हुआ था। फिर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया और उनके आज जो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 465 के अंदर है। तो पहले जब 1956 एक्ट था, प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शंस में लिखा हुआ था? सेक्शन 581 ए एंड 581 बी। और आज जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 465। लेकिन प्रोविजन सेम है, प्रोविजन चेंज नहीं हुए। प्रोड्यूसर कंपनी के रिगार्डिंग में जो भी प्रोविजंस पहले थे आज भी वही है, सेम है। अगर आप बेयर एक्ट उठाओगे ना, बेयर एक्ट का मतलब है मेन एक्ट, मेन कानून जो सरकार ने, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट किसी की बुक नहीं है वो रेफरेंस पेपर। बेयर एक्ट मतलब वो पिताजी हैं सबके, सभी लॉ की बुकों के वो सबके पापा हैं, सब वहीं से बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अब जितने भी हम लोग बनाते हैं सीएमए मॉड्यूल फॉलो करके और बेयर एक्ट को फॉलो करके पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, चाहे से वो प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस करती है, चाहे से सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ज्यादातर, जरूरी नहीं है, ज्यादातर प्रोड्यूसर कंपनीज एग्रीकल्चरल कंपनीज होती है। ज्यादातर प्रोड्यूसर कंपनीज एग्रीकल्चरल कंपनीज होती है, ज्यादातर बोल रहा हूं। और उसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 581 ए, 581 बी, कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोड्यूसर कंपनी को लेकर चलते थे। आज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 465 है जो कि इनको लेकर चलता है, प्रोड्यूसर कंपनी को, लेकिन प्रोविजंस सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है, एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर अगर अगर हमारे एग्जाम में हमें लिखने को आ गया कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, क्या हम ये लिखकर आ जाए कि प्रोड्यूसर कंपनीज वो होती हैं जो कि मेन एम जिनका प्रोड्यूस करना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, वो तो आप लिख के आइएगा। उसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स भी बता रहा हूं, उनको आपको लर्न करना है। मैं तो समझा दूंगा क्योंकि उसमें समझाने का काम ज्यादा नहीं है, मैं तो समझा दूंगा अपनी तरफ से बेस्ट, लेकिन वो उसमें समझाने का काम ज्यादा नहीं है, लर्न करने का काम ज्यादा है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी है जिसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, प्लस वो इनमें से कोई ना कोई सा काम कर रही है। जैसे क्या? प्रोडक्शन कर रही है, या हार्वेस्टिंग कर रही है, या ग्रेडिंग कर रही है। सर ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग बता देता हूं। मैं सेठ हूं साहब, मेरे पास में पैसा है, पैसा है तो मैंने क्या करा, मैंने एक फैक्ट्री खोल दी। मैंने बोला कि मैं इस फैक्ट्री में अपनी ब्रांड का गेहूं बेचूंगा। मतलब खुद का एक पैकेट बनवाऊंगा, खुद की कोई बोतल, उसमें गेहूं पैक करके मेरे नाम से बेचूंगा कि ये हमारे कंपनी का, हमारे ब्रांड का गेहूं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, यूज करो। मार्केट में बेचूंगा। आटा बेचूंगा, जैसे आशीर्वाद आटा है। गेहूं बेचूंगा, सरसों बेचूंगा, मस्टर्ड। अब मैं लाऊंगा कहां से? मैं तो सेठ हूं, मेरे पास गेहूं कोई घर में उगाता थोड़ी हूं, मैं खेती थोड़ी ना करता हूं, मैं फार्मर नहीं हूं, किसान नहीं हूं, मैं सेठ हूं, मेरे पास पैसा है, मैंने फैक्ट्री खोल दी, मशीनें ले आया। मैंने बोला गेहूं को मेरे पैकेट में डालूंगा, मेरी ब्रांड, मेरी कंपनी के पैकेट में डालकर बेचूंगा मेरे नाम से। लेकिन गेहूं आएगा कहां से? किसानों से लाऊंगा। किसानों से बोलूंगा कि सुनो भैया, तुम अपना गेहूं उगाते हो खेतों में? बोला साहब उगाते हैं। कहाँ बेचते हो? बोला साहब मार्केट में जाकर बेचते हैं, इतना रुपया मिल रहा है हमको हमारे गेहूं का, एक काम करो मुझे बेच दो। अच्छे अच्छे गेहूं छांट लूंगा। 100 किसान आए, उनमें से 50 किसान से मैं अच्छे अच्छे गेहूं छांट लूंगा, अपनी फैक्ट्री में ले जाऊंगा, उनको पैसे देके फ्री कर दूंगा। अब उन गेहूं को मैं अपने पैकेट में डालूंगा और उस पैकेट पे मेरी कंपनी का, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत उनकी ग्रेडिंग कर दूंगा। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? एक मशीन लेकर आ जाऊंगा,
उस मशीन के अंदर डाल दूंगा गेहूं को, तो गेहूं के साथ में थोड़े पत्थर भी आ जाते हैं, क्योंकि भाई उग तो जमीन में ही रहा है ना बेचारा। तो वो मशीन पत्थरों को अलग कर देगी, गेहूं को ग्रेडिंग भी कर दूंगा अपने नाम से। ये सब प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर माना जाएगा। ये सभी चीजें प्रोड्यूसर कंपनी, चाहे से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ग्रेडिंग कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, प्राइमरी प्रोड्यूस, प्राइमरी समझते हो ना, पढ़िए ना इकोनॉमिक्स 11th 12th के अंदर, सीएमए फाउंडेशन के अंदर। प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उनके लिए आप क्या कर रहे हो, या तो प्रोडक्शन या हैंडलिंग या मार्केटिंग या सेलिंग, तो वो प्रोड्यूसर कंपनी में गिना जाता है। उसके अलावा आप प्रिजर्व करके रख रहे हो, बचा के रख रहे हो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं, और मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारा गेहूं है, बहुत सारा गेहूं उगाया मैंने, खेत तो था मेरे पास, मैंने गेहूं उगा लिया, कटाई हो गई, बोरियों में भर लिया। अब उसको रखूं कहाँ? ऐसा तो नहीं है ना जाके एकदम से मार्केट में बेच दूं, थोड़ा इंतजार करूंगा ना कि दाम थोड़े अच्छे हो जाएं, गेहूं के मार्केट में बढ़ जाएं, फिर बेचूंगा। तो प्रिजर्व करके कहाँ रखूं? किसी गोडाउन में रख देता हूं। तो प्रिजर्व करने का काम अगर कर रहे हो, सुखाने का काम अगर कर रहे हो, पैक करने का काम अगर कर रहे हो, है ना, तो भी वो प्रोड्यूसर में माना जाएगा। या उसके अलावा आप ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उसकी सप्लाई कर रहे हो, जैसे मशीन्स हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए या कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए, अगर उनको बना रहे हो तो भी प्रोड्यूसर कंपनी में जाओ। इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, समझा मैं पूरा डिटेल में रहा हूं, लर्न अच्छे से कर लेना। सिंपल भाषा में बोलूं, रट लेना। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, रटने को क्यों बोलते हो? रटने को नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर रटना शब्द हिंदी में है बुरा लगता है, इंग्लिश में बोल दूं मेमोराइज कर लेना बढ़िया लग रहा है कि भाई क्या बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, समझा मैं आपको रहा हूं। बट इन पॉइंट्स क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना वो ये आएगा कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है उनकी ग्रेडिंग करती है, और वो खुद को प्रोड्यूसर कंपनी की तरह क्लेम कर रही है। बताइए क्या उसका क्लेम सही है? आपको बोलना पड़ेगा सही है साहब, हमने पढ़ा है, पढ़ा है। तो इसलिए पॉइंट्स याद होना जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बोला था अगर एजुकेशन के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना आपको, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ये भी प्रोड्यूसर मान लिया जाएगा। टेक्निकल सर्विसेज या कंसल्टेंसी की सर्विसेज, ट्रेनिंग दी जा रही है, जीएसटी की किसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, रिसर्च या डेवलपमेंट किया जा रहा है, अरे मेरी बात समझ में, तो फिर उसको मान लिया जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी। लैंड रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को दोबारा से आप, जैसे कोई जमीन है पंजाब या हरियाणा के अंदर चले गए, पानी खत्म होने पर आ गया, लेकिन कुछ भी आपने करके वहां की जमीन को अच्छा कर दिया, जो चीज खत्म होने वाली थी उन नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से ला दिया आपने, है ना, उसको कंजर्व कर दिया। तो फिर आप, और कौन से रिसोर्सेज? जो प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड, मतलब जिनसे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम होगा, जैसे जमीन अच्छी कर दी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा दी, अब ज्यादा उसमें खेती हो पाएगी, वहां पानी दोबारा से लेकर आ गए, केमिकल्स ज्यादा लेकर आ गए, प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं अगर उनको आपने दोबारा से कंजर्व कर दिया, उन नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से कंजर्व कर दिया, तो आप माने जाओगे। तो बच्चों ये पॉइंट्स हैं आपके, अगर इनमें से कोई भी काम कर रहे हो तो प्रोड्यूसर कंपनी को मान लिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कुछ बातें समझ में। प्रोड्यूसर कंपनी सर वो होती है जो, जिसका मेन ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये सेक्शन 465 में आती है। जितने पॉइंट्स आपने पढ़ाए उनमें से अगर कोई भी काम कर रही है तो प्रोड्यूसर कंपनी मान लिया जाएगा, ठीक है सर। फाइनेंस का भी कर रही है तो भी मान लिया जाएगा। फाइनेंस का किस लिए कर रही है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें फंसा सकता है आपको। सपोज करो एक क्वेश्चन आया कि एक कंपनी है और वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज, क्या उसको प्रोड्यूसर कंपनी मानोगे? नहीं। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अगर एक कंपनी है, क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके, एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज, क्या उसको प्रोड्यूसर कंपनी मानोगे? नहीं मानेंगे। वहीं पे क्वेश्चन आया कि सर एक कंपनी है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, लोन वोन देती है, पर सिर्फ उन कामों के लिए, इनमें से किसी भी काम के, और किसी काम के लिए नहीं देती है, सिर्फ इनमें से किसी काम के लिए, तो उसे प्रोड्यूसर कंपनी में, ये लिखा हुआ है।
स्टूडेंट बोलता है यहां तक सब बात मुझे समझ में आ गई, आपने यहां तक ये समझा दिया प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, आपने मुझको ये बता दिया कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो कौन से सेक्शंस में है, आपने ये बता दिया कौन कौन से पर्पस के लिए काम करने वाली कंपनी को प्रोड्यूसर कंपनी बोला जाएगा, आपने मुझे ये बता दिया अगर कोई कंपनी नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज देती है वो प्रोड्यूसर कंपनी नहीं है, लेकिन जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए उनमें से किसी पर्पस के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाएगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज, कि प्रोड्यूसर कंपनीज को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो 10 या उससे ज्यादा, कम से कम 10, मार्क कर लीजिएगा बच्चों, इसको अपने नोट्स में मार्क कर लीजिए आप। अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, कम से कम 10 या उससे ज्यादा, लेकिन कम से कम 10, 10, एटलीस्ट 10 या उससे ज्यादा, इधर इंडिविजुअल लोग या इंस्टीट्यूशनल, चाहे से 10 हम नेचुरल लोग या फिर इंस्टीट्यूशनल लोग बॉडी कॉर्पोरेट्स या फिर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों मिलके, कम से कम 10 लोग अगर बना रहे हैं तो बन पाएगी प्रोड्यूसर, नहीं तो नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, सर ये तो चलो आपने बताया कि अगर आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो कम से कम 10 लोग बनाएंगे, चाहे से इंडिविजुअल लोग हैं, चाहे से इंस्टीट्यूशनल है, चाहे से मिलकर है, चाहे से इंडिविजुअल लोग हैं, चाहे से इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, चाहे से मिलकर है, कम से कम 10 लोग हैं तो फिर वो प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो मान ली जाएगी। क्लियर है ये चीज यहां तक। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है कि सर लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए जो हमने नॉर्मल प्रोविजन पढ़े थे, आपने इस चैप्टर में हमें कंपनी फॉर्मेशन के लिए बनाए थे कि भैया कंपनी अगर बनाते हो तो पहले नाम की अवेलेबिलिटी चेक करो, फिर अपना एमओए बना लो, फिर अपना एओए बना लो, स्पाइस प्लस फॉर्म, हाँ वो सब कुछ होगा, वो सब प्रोसेस एज इट इज होगा जो नॉर्मल कंपनी बनाने के लिए होता है, प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए भी पूरा प्रोसेस एज इट इज होगा। बस एक चीज का याद रखिएगा, कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, चाहे से इंडिविजुअल है, चाहे से इंस्टीट्यूशनल है, चाहे से मिलके। उसके अलावा प्रोड्यूसर कंपनी को मेमोरेंडम भी बनाना पड़ेगा, एमओए बनाना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, बस कम से कम 10 लोग या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताइए कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं सर, उनका रिप्लाई दे दीजिए मुझे। मैंने बोला बताओ, बोला सर एक प्रोड्यूसर कंपनी है, बच्चों बड़े ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना। सर एक प्रोड्यूसर कंपनी है और सलमान खान साहब उस प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, सलमान खान साहब उस प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान खुद बिजनेस करते हैं, किस चीज का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने। दोबारा सुन लो, एक प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्रोड्यूसर कंपनी, सलमान खान उस प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छा, सलमान खान खुद अपना एक बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने का बिजनेस करते हैं। और ये वाली जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये भी सेम बिजनेस करती है। क्या सलमान खान इसके मेंबर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कोई भी ऐसा पर्सन, मतलब सलमान खान जी, जो कि वही काम कर रहे हैं जो कि ये प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब जिस कंपनी में ये मेंबर बनना चाहते हैं उस कंपनी का जो काम है और इनका जो काम है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम काम कर रहे हैं, तो वो पर्सन मेंबर नहीं बन पाएगा। सर वहीं पे अक्षय कुमार है, वो भी मेंबर बनना चाहते हैं इसका, कंपनी का, प्रोड्यूसर कंपनी का, लेकिन वो जो है वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते, सेम सेम चीजों को प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते जो ये कंपनी करती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो, कोई कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर कंपनी का कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है, बन सकता है, बन सकता है, लेकिन वो मेंबर वही काम ना करता हो जो कंपनी कर रही, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं।
अगर है तो पर्सन मेंबर नहीं बन पाएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन मेंबर बन जाएगा, लिखा हुआ है यहां तक। उसके अलावा एक चीज और समझ लेना, प्रोड्यूसर कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनके पास में एक वोटिंग राइट होता है, बस खत्म हो गई बात यहां, अब और कुछ मत पूछना, एक वोटिंग राइट, मैटर खत्म। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, आपने अभी तक जो समझाया वो सब समझ गया। आपने बोला प्रोड्यूसर कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 465 में आती है, समझ गया। आपने बोला प्रोड्यूसर कंपनी मेन ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, समझ गया। आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए, बोला अगर इनमें से कोई भी काम कर रही है मेनली प्राइमरी सेक्टर का, मतलब एग्रीकल्चरल रिलेटेड कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर वो प्रोड्यूसर कंपनी माना जाएगा, समझ गया। आपने ये भी बताया कि अगर कोई कंपनी नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज देती है वो प्रोड्यूसर कंपनी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हमने पढ़े अगर उनके लिए फाइनेंशियल सर्विस देती है तो मानी जाएगी प्रोड्यूसर कंपनी, समझ गया। ये भी समझ गया कि अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हो कम से कम 10 लोग या उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 10 लोग, चाहे से इंडिविजुअल चाहे से इंस्टीट्यूशनल चाहे से मिलकर कम से कम 10 लोग होने चाहिए, तब प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, समझ गया। ये भी समझ गया कि अगर कोई पर्सन प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बनना चाहता है बन सकता है, लेकिन वही काम ना करता हो जो कंपनी कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो बन जाएगा, समझ गया। ये भी समझ गया कि प्रोड्यूसर कंपनी का कोई भी पर्सन मेंबर है, वोटिंग राइट उसके पास में एक ही होगा, ये भी समझ गया। चलो आगे आगे नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स टू मेंबर्स। बेनिफिट्स टू मेंबर्स जो है उसका मतलब तो वही होता है कि जो भी बंदा प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बना है वो ऑब्वियस बात है अपनी अपनी कैपिटल, भाई कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस करके बेच रही है, बेच के प्रॉफिट कमा रही है, तो जो मेंबर्स है ना उनका बेनिफिट पहले से फिक्स रहता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो सिक्योर्ड हो जाते हैं कि यार चलो हमको हमारा पैसा मिल रहा है, तो ये एक उनके लिए मेन बेनिफिट हो जाता है ना, जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतना उनको लिमिटेड रिटर्न मिल जाता है, वो खुद से हम सिक्योर्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट, क्या प्रोड्यूसर कंपनी को अपना एमओए बनाना पड़ता है, सबको बनाना पड़ता है। क्या प्रोड्यूसर कंपनी के एमओए के अंदर भी वो सब आती है, नाम आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कैपिटल आती है, लाइबिलिटी आता है, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है, पढ़ाया था चैप्टर में एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि जब कंपनी बन रही है उस वक्त कौन कौन मेंबर है, कम से कम एक शेयर उन्होंने खरीदा हो, नाम के आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, कितने टोटल परचेज। जिस तरह से नॉर्मल कंपनी को एमओए बनाना है सेम उसी तरह से प्रोड्यूसर कंपनी को एमओए बनाना, बस ये है कि कंपनी के नेम के एंड में क्या आएगा, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आ जाए। क्लियर है ये चीज यहां तक, बाकी सब सेम है। एओए भी वही है, एओए के अंदर भी कंपनी जो है वो अपनी पर्सनल जो डिटेल्स होंगी, लीगल रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनको यहाँ पे लिखेगी, वही सब चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट, कि प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर्स होना जरूरी है, कम से कम 5 डायरेक्टर होना जरूरी है, मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम 5 मैक्सिमम 15। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम करती है, अगर करती है तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल प्रोड्यूसर कंपनी है मिनिमम 5 डायरेक्टर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। अगर वो प्रोड्यूसर कंपनी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम करती है तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या प्रोड्यूसर कंपनी को भी जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। अच्छा ये जो यहाँ पर पर्पस लिखे हुए हैं, प्रोड्यूसर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर इनको मेंबर्स से डिस्कस कर सकती है, अप्रूव कर सकती है, याद रखिएगा तब करेगी जब मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है। मतलब ये जो पर्पस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ना, ये वाले पर्पस, ये वाले ट्रांजैक्शन प्रोड्यूसर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स के साथ में डिस्कस कर सकती है, वोट ले सकती है, उन्हीं मेंबर्स की वोट काउंट होगी जो पर्सनली प्रेजेंट है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उनकी वोट इन इन मैटर्स के लिए काउंट नहीं होगी। ये बड़े ना इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे क्या है, बजट का अप्रूवल इंपॉर्टेंट मैटर है, बोनस इंपॉर्टेंट है, बोनस शेयर्स, डिक्लेरेशन कर रहे हो लिमिटेड रेट, मतलब किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, क्लियर है ये चीज यहां तक। लोन से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, तो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर डिस्कशन
जनरल मीटिंग में हो जाएगा, प्रोड्यूसर कंपनी की जनरल मीटिंग में हो जाएगा, मेंबर्स उस पर डिस्कशन कर लेंगे, वोट भी दे देंगे, लेकिन पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। इसको देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है इस चीज। स्टूडेंट बोलता है सर पहले रिवाइज कराओ फिर आगे चलो। भैया आपको ये पढ़ा दिया कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो क्या होता है। सेक्शन 465 कंपनीज एक्ट 2015 में आता है, मेन एम प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना होता है। जनरली एग्रीकल्चरल कंपनीज होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एग्रीकल्चरल होती है, ज्यादातर एग्रीकल्चरल कंपनीज होती है, उनसे रिलेटेड चीजों को प्रोड्यूस करती है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज इन पर्पस के लिए दे रहे हो तो प्रोड्यूसर मान लिया जाएगा। कम से कम 10 लोग होनी चाहिए, इधर इंडिविजुअल चाहे से इंस्टीट्यूशनल चाहे से मिलकर कम से कम 10 लोग होनी चाहिए, तभी बन पाएगा ये आपका प्रोड्यूसर कंपनी। उसके अलावा फिर नेक्स्ट बात हमने ये पढ़ी कि जो मेंबर बन सकता है कोई भी पर्सन प्रोड्यूसर कंपनी का, लेकिन उसका बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो कंपनी के मेन बिजनेस से, प्रोड्यूसर कंपनी के बिजनेस से। दूसरा, वोटिंग राइट एक ही होगा। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि वो जितनी कैपिटल लेकर आएगा उसको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एमओए बनाना पड़ता है, नेम में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आना जरूरी, बाकी एमओए सेम है, एओए सेम है। एमओए में 6 क्लॉज आते हैं, एओए के अंदर इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। कम से कम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रोड्यूसर कंपनी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम कर रही है तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी जनरल मीटिंग के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जैसे बजट से रिलेटेड, बोनस शेयर से रिलेटेड, बोनस पैट्रोनिंग से रिलेटेड, उसके अलावा जो रिटर्न दिया जा रहा है मेंबर्स को उससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड मैटर्स को मीटिंग में, जनरल मीटिंग में मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, लेकिन वही वोट देंगे मेंबर्स जो मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है। कॉरम कितनी होगी? कॉरम का मतलब समझते हो ना? कॉरम का मतलब है कितने लोग, सीएमए इंटर में पढ़ के आए हो, कम से कम कितने लोग होंगे जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। कम से कम 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप, याद रखिएगा। नॉर्मल कंपनी से अलग है इनकी, 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। उसके अलावा वोटिंग राइट मैंने आपको बताया, सबके पास में एक वोटिंग राइट होता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट ने बोला बोला ये सब समझ में आ गया सर, एक क्वेश्चन है। आपने बोला कि मेंबर्स के पास में एक वोटिंग राइट होता है। सपोज कीजिए सर जनरल मीटिंग चल रही है प्रोड्यूसर कंपनी की, किसी मैटर पे वोटिंग हो रही है, सभी मेंबर्स अपना एक एक वोट दे रहे हैं। सपोज करो सर मीटिंग में 10 मेंबर प्रेजेंट है, एक एग्जांपल के तौर पे 10 मेंबर प्रेजेंट है, 5 ने फेवर में वोट दिया, 5 ने अगेंस्ट में वोट दिया, ये तो टाई हो गया सर मामला। तो तो भैया उस मीटिंग का जो चेयरमैन होगा ना, वो अपनी फाइनल वोट देगा, और वो जहां भी वोट दे देगा वो जीत जाएगा। इसको बोलते हैं वोट कास्टिंग। क्या बोलते हैं? वोट कास्टिंग, कास्टिंग वोट बोलते हैं। बोला सर अच्छा, अगर जनरल मीटिंग चल रही है प्रोड्यूसर कंपनी की, ऐसा सभी कंपनीज में होता है, हर कंपनी में होता है ऐसा, सिर्फ यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं इसलिए समझा रहा हूँ। अगर जनरल मीटिंग चल रही है प्रोड्यूसर कंपनी की, मेंबर्स ने वोट दिए और जिस मैटर पे वोट आए हैं वो वोट टाई हो गए, तो चेयरमैन अपना वोट कास्ट करेगा, जिधर कास्ट कर देगा वो जीत जाएगा। और चेयरमैन वोट कास्ट कर सकता, और चेयरमैन सिर्फ वोट कब देता है? नॉर्मली चेयरमैन वोट नहीं देता। मीटिंग का चेयरमैन उस मीटिंग के अंदर वोट नहीं देता है, सिर्फ तब देता है जब टाई हो रहा है मामला। और किसी भी मैटर पे वोटिंग चल रही है, अगर टाई हो गया मामला तो चेयरमैन वोट देता है, अदरवाइज नहीं देता। एक मैटर पे नहीं देता। अगर वोटिंग चल रही है नया चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, तो वो अपना वोट नहीं देगा, क्योंकि वो तो अगेंस्ट में ही देगा ना, कि अगर आज मैं किसी कंपनी का चेयरमैन हूं, ऑलरेडी मीटिंग में चेयरमैन हूं, और उस मीटिंग के अंदर वोटिंग हो रही है इस मैटर पे कि इस चेयरमैन को हटा के कोई नया लाओ, तो अगर आप मेरी ही, मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हो गया उस मैटर में, अगर मेरा वोट ले लोगे तो फिर मतलब ही क्या? मैं तो अपने ही फेवर में दूंगा ना, मैं तो ये बोलूंगा मुझे मत हटाओ, नया मत लाओ। सिर्फ इस मैटर के लिए चेयरमैन की वोट कास्ट नहीं करवाई जाती, बाकी कोई और दूसरा मैटर है, अगर टाई हो रहा है तो चेयरमैन की वोट कास्ट करवाई जाती है। चेयरमैन सिर्फ तब वोट देता है जब टाई हो रहा है, अदरवाइज नॉर्मली वो वोट नहीं।
स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपकी पूरी बात हमको समझ में आ चुकी है, अब सर कुछ क्वेश्चंस बता दो आप प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्या हर प्रोड्यूसर कंपनी को जैसे मेंबर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, क्या इसी तरह से प्रोड्यूसर कंपनी को होल टाइम सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल अपॉइंट करना पड़ता है। यस, यस। अगर अपॉइंट नहीं करेगी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी हो सकती है? 100 रुपए डेली के, 100 रुपए डेली के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि एक प्रोड्यूसर कंपनी है, उसको 1 अगस्त को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेना चाहिए था लॉ के मुताबिक, मान लो उसने नहीं किया, तो 1 अगस्त से उसके 100 रुपए की पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। कब तक? सपोज करो उसने 25 अगस्त को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया, तो 25 अगस्त तक 100 डेली चलेंगे। मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी है, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन डेली के 100। तो स्टूडेंट बोला अच्छा सर आपने मुझे पहला क्वेश्चन करवाया कि क्या किसी प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर जैसे मेंबर डायरेक्टर्स अपॉइंट करना जरूरी है, कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है, अदरवाइज कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाती है। और पेनल्टी कितनी लगेगी कंपनी के ऊपर? पेनल्टी लग जाएगी डेली का 100 रुपया, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख। क्लियर है ये चीज यहां तक? लेकिन सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ सर ऐसा है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी है, उसको 1 अगस्त को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। लेकिन उसने नहीं किया, इस बात का उसके पास में सेटिस्फैक्टरी जवाब है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि लॉ के मुताबिक हम अपॉइंट नहीं कर सकते थे, हम तो कर लेते, हम तो कर देते कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट, सिचुएशन ऐसी बन गई थी बाई चांस। हाँ, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। चलो ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जिस तरह से हर कंपनी को अपनी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है, क्या प्रोड्यूसर कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है? जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट से करानी पड़ती है, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, आंसर लिखे हुए हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। सर आपने इस चैप्टर में हमें यह बताया था कि अगर कोई भी नॉर्मल कंपनी अपना एमओए चेंज करना चाहती है तो कर सकती है, उसके लिए जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। सर क्या प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो भी, क्या प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो भी अपना ऑल्टर कर सकती है? जी कर सकती है, उसके लिए सिर्फ 2/3 की अप्रूवल चाहिए। कितने की अप्रूवल चाहिए? 2/3 की अप्रूवल चाहिए। अब अभी एक पार्ट खत्म नहीं हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंपल सी बात यह है, अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी अपना एमओए या एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स चेंज करना चाहती है, तो पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो अप्रूवल कैसे देंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब 51% कंसेंट। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल आ गई कि हाँ हम तो अलाउ कर रहे हैं, कर लो एमओए एओए चेंज, फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, और वहां उनसे 1/3 जो है, 1/3 जो है उनसे पूछा जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो यहां तक आपको बात समझ में आई? उसके अलावा दोबारा एक फिर दोबारा से बोल देता हूं, पहले बोर्ड रिजोल्यूशन देन मेंबर्स, जनरल मीटिंग में मेंबर्स कितने? 1/3। अच्छा दूसरी एक चीज और बता देता हूं, सर एमओए एओए ऑल्टर हो गया, तो अब तो नया एमओए एओए बन गया ना, क्या उसको आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, 15 दिन के अंदर, जैसे हम नॉर्मल कंपनी के केस में करते हैं, प्रोड्यूसर में भी सेम। चलिए ठीक है सर, यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा सर उसके बाद में एक चीज बताइए, जैसे एक प्रोड्यूसर कंपनी है सर, पीकेआर लिमिटेड प्रोड्यूसर कंपनी है, और उसमें एक्स नाम का एक डायरेक्टर है, और वो डायरेक्टर जो है वो डिफॉल्टेड है, मतलब उसने लोन लिया हुआ था और 60 दिन निकल गए, मैच्योर, लोन मैच्योर हो गया। जैसे आपको यहां समझा देता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है पीकेआर, ये प्रोड्यूसर कंपनी है, एक्स नाम का आदमी इसका डायरेक्टर है, इसने लोन लिया हुआ था,
लोन मैच्योर हो गया, मतलब इसको रीपेमेंट कर देना चाहिए था, नहीं किया। इवन 60 दिन आगे निकल गए तब भी इसने पेमेंट नहीं किया, मतलब ये डिफॉल्टेड है मिस्टर एक्स। क्या ये डायरेक्टर बना रह सकता है? अरे भैया, सिर्फ प्रोड्यूसर कंपनी के केस में ही नहीं, किसी भी केस में ये डायरेक्टर बना हुआ नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरा, अच्छा, एक तो ये केस हो गया। यहां पर देखो आंसर में बताया गया है कि प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन सी सिचुएशन में अगर फॉल हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डायरेक्टर नहीं रहेगा। वो आंसर में पूरा लिख के दिया हुआ है मैंने। क्लियर है आपको? अभी क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका डायरेक्टर डिफॉल्टेड है लोन के रीपेमेंट में, हाँ तो वो डायरेक्टर बना नहीं रह सकता। अब दूसरा क्वेश्चन, एक प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी थी उस प्रोड्यूसर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करना, जिम्मेदारी थी कि एजीएम होल्ड करे, नहीं करी उसने। क्या वो डायरेक्टर बना रह सकता है? जी नहीं, उसे हटा दिया जाए। अगर आज मैं किसी प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरी जिम्मेदारी थी उस प्रोड्यूसर कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करना, मैंने नहीं करी, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा और मुझे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। समझ में आया? लेकिन मैं प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे एजीएम कॉल करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, लेकिन इसकी वजह नेचुरल कैलामिटीज है। मैं तो करना चाहता था कॉल, कर भी देता, पर भूकंप आया हुआ था हमारे शहर में, अर्थक्वेक, कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया, तो मुझे रिमूव नहीं किया जाएगा, अदरवाइज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जेड नाम का जो बंदा डायरेक्टर है वो कॉल नहीं कर पाया था, क्या उसे रिमूव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़े, दोनों के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, पूरे कहानी की तरह डिटेल में समझा दिया। यहाँ पर आपका सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन खत्म होता है। हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है, हमने स्कैनर पूरा सॉल्व कर लिया है, और उसके अलावा चैप्टर के एमसीक्यू की क्लासेस एंड नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। इसका मतलब अब हमारा चैप्टर सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी कंप्लीट हो गया, स्कैनर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू के साथ में भी कंप्लीट हो गया, और अब आपका टेस्ट भी हो जाएगा इस चैप्टर का। मतलब ये चैप्टर 100% तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लास परचेज की हुई है, चलो उनके पास तो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है। अगर कोई स्टूडेंट सॉफ्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और क्लासेस परचेज करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, न्यू सिलेबस की क्लासेस हम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, ओल्ड सिलेबस की भी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, दोनों सिलेबस के लिए लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कोई पुरानी वाली आपको प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट एग्जांपल्स है, लेटेस्ट सिनेरियो के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप के ऊपर परचेज कर सकते हो। हमारा ऐप है मोहित बंसल क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइप करो मोहित बंसल क्लासेस, ऐप मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूं। उसके अलावा बच्चों, आप चाहो तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हो, चाहे से आप ऐप से परचेज करो, चाहे से गूगल ड्राइव से परचेज करो, डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल रहता है दोनों केसेस में, ऑफलाइन आप देख पाओगे। अगर आप हमारी क्लासेस लोगे तो बच्चे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो होता है, स्कैनर हम साथ में सॉल्व करवाते हैं, आप देख ही रहे हैं, प्लस हार्ड कॉपी नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्लस आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर एमसीक्यू क्लासेस भी हैं, एमसीक्यू नोट्स दोनों आपको दिए जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज का आपसे कोई अलग चार्ज नहीं होगा, इसमें इंक्लूडेड है।
प्लस लॉन्ग आंसर का आपको प्रैक्टिस करवाया जाए, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। और ये सब कुछ बच्चों आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ में मिलता है। जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक आपके पास में वैलिडिटी, आप कितनी भी बार रिवाइज करो, सुबह शाम दोपहर, कोई प्रॉब्लम। ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस। गूगल ड्राइव पे लेना चाहते हो, ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 9829767888, इस पर आप कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो, पूरी टीम है, अच्छे से रेस्पॉन्स देगी और अपनी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।